जब ये विषय मेरे पास आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और बहुत प्रसन्नता भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि एक बाबा से युद्ध और विदेश नीति आप लोग सुनना चाहते हैं, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो अक्सर चाहता भी हूँ, लेकिन मुझसे जनरली लोग दूसरे ही कारणों से मिलते और बात करते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और चूँकि ऐसे विषय ये मेरे बहुत प्रिय विषय हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को युद्ध के बारे में भी पता होना चाहिए और शांति के बारे में भी पता होना चाहिए। युद्ध के बारे में पता होगा तो शांति की तलाश करना बहुत आसान होगा। हर व्यक्ति के भीतर भी एक युद्ध और शांति की प्रक्रिया होती है, समाज में भी युद्ध और शांति की प्रक्रिया होती है, और राष्ट्रों के मध्य भी युद्ध और शांति की प्रक्रिया होती है। तो इस विषय को पाकर मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहा हूँ, और पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ भिवानी परिवार मैत्री संघ का कि उन्होंने मुझे इस विषय के लिए चुना। सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि युद्ध क्या है, व्हाट इज वॉर। युद्ध सामान्यतः हम लोग जो लेते हैं वो इस तरह से एक फैंटेसी के रूप में लेते हैं, फिल्मों के माध्यम से उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन युद्ध महत्वाकांक्षाओं की परिणति है। ये महत्वाकांक्षाएं कौन सी? ये किसी समय में व्यक्तिगत हुआ करती थी, आज ये राष्ट्रगत हुआ करती हैं। पुराने समय में जो युद्ध भारत में हुआ करते थे वह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध हुआ करता था। जैसे आपने श्री राम जी के समय में देखा, आपने महाभारत को पढ़ा, आपने कौटिल्य को पढ़ा, ऐसे बहुत सारे लोगों को, जिसमें विक्रमादित्य भी शामिल है, हर्षवर्धन भी शामिल है, विक्रमादित्य दो भी शामिल हैं, चंद्रगुप्त भी शामिल है। तो केवल सीमाओं को बढ़ाना ही भारत के अंदर युद्ध नहीं रहा, लेकिन पूरे विश्व की स्थिति इसी प्रकार की रही। तो पूरी दुनिया में जो युद्ध होता है, अब इसके जो आधार हैं वो 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। पहला आधार रहता है व्यक्तिगत, जहां कोई व्यक्ति किसी कारण से कुछ इस प्रकार का हो जाता है जो दूसरे देशों पर वह आक्रमण करना चाहता है और उसकी जो टेरिटरी है वो अपनी टेरिटरी में मिला देना चाहता है। इस फहरिस्त में हान डायनेस्टी आती है, चंगेज हान इसी डायनेस्टी का था, और इसी में अरब के लोग भी आते हैं। वहाँ एक व्यक्ति की वजह से लाखों लाखों लोगों को मार दिया जाता था और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता था, उनके राज्यों को लूट लिया जाता था। युद्ध का दूसरा जो कारण है वह है सांस्कृतिक। बहुत सारे युद्ध इस दुनिया में हुए हैं जिनका आधार या जिनका कारण रहा है कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलीजन। आप लोगों को तो पता ही है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला, और जो आज का युद्ध भी चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो इराक वॉर से शुरू मैं मानता हूं, वह भी इसी कड़ी का एक और युद्ध था, और ईरान भी इसी कड़ी का एक और युद्ध है। तो ये सिविलाइजेशनल क्लैशेस होते हैं, और इसके भीतर क्या एक भावना रहती है कि किसी भी कारण से केवल हमारा धर्म ही फैले, और इसके लिए वह दूसरे धर्मावलंबियों को मारते हैं।
काट देते हैं। भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। भारत के जो संस्कार दूसरी दुनिया में पहुंचे भी तो शांति के रूप में पहुंचे, चाहे वो बुद्धिज्म के रूप में पहुंचे, चाहे वो भगवान पूजनीय प्रभुपाद जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो भगवान राम के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कारण से पहुंचे, चाहे वो बिंदुसार के कारण से पहुंचे, चाहे वो विक्रमादित्य के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो चोल और परिहारों के माध्यम से पहुंचे, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे संस्कार पहुंचे और वह शांति दूतों की वजह से। यद्यपि आज शांति दूत उसको बोला जाता है जिसने दुनिया में कभी शांति होने नहीं दी, लेकिन खैर आज का विषय वो सब नहीं है। लेकिन जो असल में अगर पूरी दुनिया में कोई शांति दूत है तो वह भारतीय है। तो भारत के लोगों ने संस्कार को पहुंचाया, बताया, लेकिन कभी भी बलात् संस्कारों को उन्होंने मनवाया नहीं। इसलिए आज देखिए, आप चाहे सुदूर एशिया ले लीजिए, और एक समय में अभी एक संक्षिप्त परिचय भी दूंगा ईरान का, तो आप देखेंगे कि वह जो एरिया है वो भारत से कितना प्रभावित था, और वहां आज भी भारत के गुण गाए जाते हैं, श्री राम की लीलाएं होती हैं और श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से ये दूसरा कारण होता है जो युद्ध हुआ करते हैं और युद्ध होते आए हैं। दुनिया में सबसे अधिक युद्ध इसी कारण से हुए। तीसरा युद्ध है अर्थव्यवस्था। तीसरा जो कारण है युद्ध का वह है अर्थव्यवस्था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगे और वह देश अदरवाइज ताकतवर हो तो वो क्या करता है, युद्ध छेड़ देता है। जैसे पूरी दुनिया के लगभग 40% हथियार जो है वह अमेरिका द्वारा बेचे जाते हैं। अमेरिका में आर्म्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है और इसीलिए अमेरिका में जब भी परेशानी आई या उस दौर की हम बात करें जब ब्रिटेन पूरी दुनिया का सिरमौर हुआ करता था, वहाँ जब भी दिक्कत आई या रूस की कभी दिक्कत हुई तो एक युद्ध हो गया। उस युद्ध से क्या हुआ, हथियार बिक गए और उस युद्ध में जो हार जीत हुआ उसके बीच में आपने देखा जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ तो टेरिटरी जर्मन की बटी, रिसोर्सेज जर्मन के बढ़ गए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल जाता है। इस कारण से भी पूरी दुनिया में युद्ध होते हैं और जो अभी युद्ध चल रहा है ये युद्ध भी कहीं ना कहीं इसी भावना से प्रेरित है कि अमेरिका की जो आर्थिक कमजोरी है, जो दिखने भी लगी है, ये आर्थिक कमजोरी मिडिल ईस्ट के माध्यम से या वेस्ट एशिया भी इसको कहते हैं, तो वेस्ट एशिया के माध्यम से यह कमजोरी दूर की जा सकती है। और चूंकि ये वो देश हैं जो आसानी से अमेरिका के सामने झुकते नहीं हैं और इजराइल के सामने भी ये देश झुकने को तैयार नहीं रहते हैं, और इस वजह से ये युद्ध छेड़ा गया। जब इराक के साथ युद्ध हुआ था, जब इराक ने कुर्दिस्तान को कब्जा लिया था, तो इस कारण से अमेरिका वहां पर प्रजातंत्र स्थापित करने के नाम पर युद्ध लड़ने आया। अमेरिका की विदेश नीति की दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये एक तो प्रजातंत्र का विस्तार करने वाली नीति है और वो हमेशा प्रजातंत्र के लिए बोलते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो प्रजातंत्र के
जो प्रजातंत्र की जो बातें करते हैं उसके साथ साथ वह अपने अर्थतंत्र की भी बात करते हैं। तो उन्होंने वो वहाँ पर एक स्टूज गवर्नमेंट स्थापित कर देते हैं और वहाँ से उनके संबंध आर्थिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो युद्ध चला और उस युद्ध में यद्यपि कोई ऐसी बड़ी गेन नहीं हुई जिसकी वजह से वो युद्ध लड़ा गया। जैसे कहा गया था कि वो न्यूक्लियर पावर है या केमिकल पावर है, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ऐसा कुछ वहाँ निकला नहीं। लेकिन उस युद्ध की कीमत इराक को, सद्दाम हुसैन को और बाकी दुनिया को भी चुकानी पड़ी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर यदि युद्ध होता है तो ऑयल एकदम से महंगा होता है, नेचुरल गैस एकदम से महंगी होती है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस पर टिकी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं 30 सेकंड में देना चाहूंगा। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका एक बहुत बड़ा कारण है रूस से जर्मनी को जाने वाली गैस की पाइपलाइन, जिसकी वजह से वहां के घर गर्म रहते हैं। जब माइनस में टेम्परेचर जाता है 8, 9, 10 तक, तो उसी के माध्यम से वहां पर गर्मी आती है और इसीलिए वो जो गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस हैं, वो बहुत महंगी वहां पर बिकती हैं और सरकार की वहां जिम्मेदारी रहती है कि हर घर को गर्म रखे। लोग इसलिए उन गैसेस का प्रयोग घर को गर्म रखने में करते हैं। लेकिन ये कहा गया कि ये जो गैसेस हैं इससे पोल्यूशन फैल सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाने वाली सिद्ध होगी, इसलिए इस पाइपलाइन को बंद किया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कारण बने जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कराया। लेकिन चूंकि वह विषय नहीं है, मैं युद्ध पर ही, और जिसको विशेष परिप्रेक्ष्य में मैं ले रहा हूँ, ईरान के और भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूँ, उसी पर चर्चा अपनी रखूंगा। तो जो युद्ध है वो इन कारणों से होता है और युद्ध के अलग अलग स्तर होते हैं। आधुनिक समय में अगर हम देखते हैं दुनिया को, तो युद्ध के बहुत स्तर हैं। जो छोटे छोटे युद्ध होते हैं उन्हें हम कहते हैं बैटल्स। वो छोटे छोटे युद्ध होते हैं। जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में एक छोटे एरिया में युद्ध हुआ। ये बैटल्स है, ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती हैं, इसमें बड़े स्तर के हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता है और ये बड़े आसानी से एक छोटा सा गोल लेकर उसे अचीव करके शांत भी हो जाते हैं या किसी अन्य दबाव के कारण ये बहुत आसानी से शांत हो जाते हैं। इसे हम ट्रूस कहते हैं, इसे हम शांति कहते हैं। तो बड़ी आसानी से वो शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन जब यही बैटल एक्सपेंड होनी शुरू होती है, एक बड़े क्षेत्र में होती है, ये बड़ा क्षेत्र दो देशों के मध्य भी हो सकता है, अनेक देशों के मध्य भी हो सकता है। तो जब ये बड़े क्षेत्र में होती है और इसमें बड़े प्रकार के जो वेपन्स है उसका इस्तेमाल होना शुरू होता है, तब ये युद्ध की स्थिति आती है। किसी भी युद्ध को शांत करना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों में अगर कुछ लोगों ने मेरे टीवी के डिबेट रिसेंट में जो हुए थे वो सुना हो, तो मैंने कहा था इस युद्ध को ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अमेरिका के सामने ईरान नहीं टिक पाएगा। और परसों तरसों भी, अभी 3 दिन पहले भी, जब ये पाकिस्तान के मध्यस्थता वाले, ये भी अपने आप में एक बड़ी हास्यप्रद स्थिति है, लेकिन पाकिस्तान ने मध्यस्थता की और दोनों समझौते की तरफ बढ़ रहे थे, तो कई मेरे ऐसे लोगों ने, मित्रों ने कहा कि अब तो शांति हो गई वहाँ, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में एक बरबस मुस्कुराहट आ जाती है कि अभी देखते रहिए, पिक्चर अभी बाकी है।
और आपने देखा कि कल फिर से ईरान ने भयंकर हमला किया है और ट्रंप को आपात बैठक बुलानी पड़ी इस हमले के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ये युद्ध आसानी से नहीं रुकता और ये युद्ध यदि शांत भी हो जाता है तो इस युद्ध के जो कुछ एक नए वेपन्स हैं वो काम पर लग जाते हैं और ये नए वेपन्स आतंकवादी हैं। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुए और भारत ने पाकिस्तान को खूब पीटा तो उसके बाद जनरल जिया उल हक ने कहा कि मैं भारत को इस प्रकार से काटूंगा कि उसके जो उसका रक्त निकाल लूंगा और मैं एनिमी सॉइल पे जाके लड़ूंगा। एनिमी सॉइल मतलब किसी भी दुश्मन की भूमि पर जाकर युद्ध करना। तो ये एक प्रिंसिपल है और सबसे कामयाब युद्ध तभी होता है जब हम अपनी टेरिटरी पार करके दुश्मन की टेरिटरी, क्योंकि वहां हमारे पास खोने को बहुत अधिक कुछ नहीं होता है। हालांकि भारत इससे बहुत दूर रहता है। कई बार ऐसे मौके आए 48 से अब तक 99 तक पर्टिकुलरली कई बार ऐसे मौके आए जब हम लाहौर में जाकर नाश्ता खाना कर सकते थे। अभी भी ऐसे मौके आए जब हम अपने जहाज़ों को उनकी टेरिटरी में उतार सकते थे। हमारी एयरफोर्स ने जो काम अभी करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उस समय में। लेकिन भारत की जो विदेश की नीति है यह शांति पर आधारित, विकास पर आधारित नीति है। ये पंचशील के सिद्धांतों को मानने वाली नीति है। ये दूसरों की सांस्कृतिक धरोहर को मानने वाली नीति है। तो हम रक्षा करते हैं, डिफेंसिव डिफेंस है। हम डिफेंसिव अटैक नहीं करते। ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक्स, हालांकि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री के समय में, श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं ये बहुत मैसिव हुई हैं और ये इतनी मैसिव सर्जिकल स्ट्राइक थी जिन्होंने पाकिस्तान को हिला दिया और पाकिस्तान को अपने विचार भारत के प्रति अब बदलने पड़ रहे हैं। और जो इस युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता कराने को तैयार हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण भारत है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को एक वैश्विक आतंकवादी देश घोषित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान अपनी छवि सुधारना चाहता है, एक शांति की छवि लेके आना चाहता है और इस्लामिक जगत में फिर से जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया था तो इस्लामिक बम उसको नाम दिया था। तो इस्लामिक वर्ल्ड का फिर से ये सरदार बनना चाहता है जिससे वहाँ के रिसोर्सेस का ये उपभोग कर सके और ट्रंप इसकी आज्ञा दे देते हैं क्योंकि वह एक इस्लामिक देश है और कोई कारण नहीं है। तो जब युद्ध इतने बड़े स्तर पर फैल जाता है तो युद्ध पूर्ण होने के बाद वो छोटे छोटे गुटों के रूप में अपने आतंकवादी भेजकर एक क्लैंडस्टाइन वॉर को जारी रखता है। एक छिपे हुए गुप्त युद्ध को वह जारी रखता है और ये जो गुप्त युद्ध लड़ा जाता है ये ड्रग्स के माध्यम से लड़ा जाता है। छोटे हथियार अवैध रूप से बेचे जाते हैं। ये युद्ध लोगों को भड़काया जाता है और उसके माध्यम से जीवित रखा जाता है। ये युद्ध देश में अस्थिरता उत्पन्न करके जीवित रखा जाता है। ये युद्ध रॉयट्स कराकर जीवित रखा जाता है। ये युद्ध वैचारिक मतभेद उत्पन्न इतने ज्यादा कराकर जीवित रखा जाता है जिससे वो देश अस्थिर हो जाए। इसलिए भारत की राजनीतिक पार्टी को ये समझने की आवश्यकता है कि आपको कहीं कोई भी विरोध करना है विरोध कीजिए, लेकिन आप किसी अन्य के युद्ध का आधार या शिकार या माध्यम मत बनिए।
लेकिन कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि भारत की सरकार की शिकायत या भारत की जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसकी शिकायत पाकिस्तान जाके की जाती है, उसकी शिकायत ब्रिटेन जाके की जाती है, उसकी शिकायत अमेरिका जाके की जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस मॉडर्न वॉरफेयर के स्टूज बन रहे हैं। अब युद्ध के दूसरे पहलू पर आते हैं जो और भी ज्यादा सामरिक पहलू है, और मैं इस पर चर्चा करने से पहले आप सब लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्या मैं समझा पा रहा हूँ अपनी चीज़ों को? गुरुजी बहुत अच्छा चल रहा है, धन्यवाद। बस इसमें अभी जो वर्तमान युद्ध चल रहा है उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में हम, हाँ, उस पर मैं आऊंगा अभी। हाँ, ठीक है उस पर जी 8 मिनट में उसके अभी तक मैं उस पर ही आऊंगा। तो युद्ध को समझने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं, और युद्ध अब दो तरीके से लड़ा जाता है। एक तो ऐसी टेक्नोलॉजी के तरीके से लड़ा जाता है जहां मनुष्य की उपस्थिति बहुत कम है, क्योंकि मनुष्य को एक फौजी के रूप में तैयार करने में किसी भी देश का इतना पैसा खर्च होता है, इतने रिसोर्सेस खर्च होते हैं जिसकी हद नहीं। और उसकी जगह अगर वो टेक्नोलॉजी को लाता है जो महंगी तो जरूर है, लेकिन हम अपना एक सिपाही बचा लेते हैं, हम अपना एक फौजी बचा लेते हैं। तो आज का जो युद्ध है वो उस टेरिटरी पे जाए बिना वहां से कई सौ किलोमीटर दूर बैठे हुए भी उस युद्ध को लड़ा जा सकता है, ड्रोन्स के माध्यम से लड़ा जा सकता है, और सैटेलाइट्स के माध्यम से लड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से वह युद्ध आजकल बहुत तेजी से बढ़ते उनका डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। ये युद्ध इस तरीके से भी लड़े जाते हैं कि आपके बैंकिंग स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, आपकी जो रसद आती है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसे ब्लॉक कर दिया। तो ये ब्लॉकेजेस अमेरिका ने भी लगाए हैं, अमेरिका ने हमारे ऊपर भी लगाए थे जब जनरल डायनामिक्स से हमने सामान खरीदना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से ये युद्ध प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष युद्ध में सेनाएं लड़ती हैं और जो नागरिकों का मनोबल है वो लड़ता है, और जो परोक्ष युद्ध है, इनडायरेक्ट वॉर है, उसमें सेना, पुलिस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ साथ नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो भी उसमें एक सिपाही के स्तर के होते हैं। अब विदेश नीति क्या है? युद्ध करना ये भी विदेश नीति है, युद्ध ना करना ये भी विदेश नीति है, युद्ध पर मौन रहना ये भी डिप्लोमेसी और विदेश नीति है, और युद्ध पर बोलना, जो वॉरिंग स्टेट्स हैं उन पर बोलना ये भी विदेश नीति है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इतने बड़े युद्ध पर भारत की सरकार ने मौन रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौन रखा। देखिए, ये मौन भी एक युद्ध नीति है। जब नॉन अलाइंग मूवमेंट का जन्म होता है तो ये रूस और अमेरिका दोनों के खेमों में से अलग रहने के लिए ये इसका जन्म होता है, लेकिन नॉन अलाइंग मूवमेंट स्वयं एक खेमा बनता है, G20 स्वयं एक खेमा बनता है जिसमें भारत की विशेष भूमिका रही। तो इस प्रकार से कहीं कहीं मौन शब्द से अधिक मुखर होता है, और इसीलिए जो अभी हमारी डिप्लोमेसी है ये मौन की डिप्लोमेसी है। जब भी बात होगी हम बात करेंगे, शांति होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा मुखर होकर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि विदेश नीति में भारत के जो लोग हैं इनकी सोच की भी कदर करनी पड़ती है।
कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी की प्रशंसा कर दें या किसी की आलोचना कर दें और उसका खामियाजा देश की शांति को भुगतना पड़ जाए। तो ये सोच के सरकार चलती है, ये डर नहीं है, ये एक विदेश नीति का हिस्सा है। अब एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि ये ईरान है क्या। ईरान का जो इतिहास है, ये इतिहास है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ईरान एक ऐसा समय है जो कहीं ना कहीं भारत से बड़ा निकटता से जुड़ा हुआ, और श्री कृष्ण के समय में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो विशेष रूप से ईरान से हमारे आने जाने के संबंध थे। और ये इस प्रदेश को आर्यान नाम से जाना करते थे, और वहाँ के जो लोग होते थे, जैसे स्याहपत जो इस्पाहपत जो लोग होते थे, या अम्बारकपत जो लोग होते थे, ये सब अपने नाम से पहले आर्य ही लगाते थे। और वहाँ पर आर्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, और जो हमारा वैदिक लिटरेचर है इसको उन्होंने ट्रांसलेट कर अवस्था के रूप में ये वहाँ स्थापित किया, और ये आज भी वहाँ पढ़ा जाता है। तो हमारे वेद में, विशेषकर ऋग्वेद और अवस्था में, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें मिलती जुलती हैं। अब इसका नाम पारस कैसे पड़ा, इसका एक्चुअल नाम था पारस्य, जिसका अपभ्रंश हुआ पारस, और इसी का आगे जाकर अपभ्रंश हुआ फारस। और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे राज्य थे, जिसमें से एक था हमखानी। हमखानी जो राज्य था ये भारत के बहुत करीब था, और हमखानी लोग हेलेन के समय में भी भारत में थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के आगे भी अगर हम देखते हैं तो इस परंपरा में हमखानी लोग बहुत रहे। और ये जब वहाँ पर इस्लामिक आक्रमण होता है तो ये सबसे पहले आकर कुछ हिस्से गुजरात के हैं, वहाँ पर रहते थे, और उस समय ये गणपति जी को भी बहुत मानते थे। और जो पारसी धर्म था ये इस्लामिक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो खलीफा ने यहाँ पर आक्रमण किए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को मारा, काटा, डराया, धमकाया और अपने में मिलाकर वहाँ से इस्लामिक राज्य बना लिया। लेकिन उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो इधर कुछ गुजरात में आके ठहरे और कुछ दमन और दीव के हिस्सों में ठहरे, जो आज भी वहाँ पर आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। और उसके बारे में और भी इसको हम अगर कभी मन हो हमारा तो प्रोफेसर अली अंसारी हैं एक, उन्होंने इस हिस्ट्री पर बहुत काम किया है और उनको हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये स्कॉटलैंड से पब्लिश्ड, स्कॉटलैंड में ये प्रोफेसर है और इन्होंने काफ़ी वहाँ पर उसमें काम किया है। तो ये जो ईरान है ये भारत के बहुत करीब है, सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा करीब रहा है और ये प्रशासनिक रूप से भी भारत के बहुत ज़्यादा करीब रहा है। और इसके बिना, इसके साथ साथ हमारे और उसके बीच में बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता रहा है। श्री कृष्ण के समय में बीड्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्री कृष्ण, चूँकि श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के अलावा श्री कृष्ण का और कोई रूप सामने आता नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने यहाँ व्यापार को बहुत बढ़ाया था, इसलिए गुजरात का शायद वही ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है। तो ये व्यापार धीरे 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 अरब
सागर से होता हुआ ये जो अरब नेशन है, यहाँ तक ये व्यापार फैल गया था। और इसी बीच में एक संजान नामक एक ग्रुप बना, और ये ग्रुप फारस के लोगों का ही था। और धीरे धीरे ये हमारे साथ मिलता चला गया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लोग हैं ये मुस्लिम्स नहीं थे। बाद में जो हमले हुए उसमें मुस्लिम्स ये लोग आए। अब ये ट्रेडिशनल एक रीज़न रहा। अब ईरान के बारे में बात करते हैं। हरमोज से जो जिसका आप लोगों ने जिक्र सुना होगा बार बार हरमोज को लेकर, तो हरमोज से जो हमारा नेचुरल ऑयल गैस की ट्रेडिंग है वो सारी दुनिया में मैक्सिमम होती है। इसलिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। और हरमोज पर ये जो पानी का क्षेत्र है, इस पर ईरान का कब्जा हो रहना मतलब कि ज़्यादातर जो वहाँ गुड्स जाएंगी ये ईरान से होकर जाएंगी। और यहीं पर चीन का भी दांव लगा हुआ है। और यही कारण है कि चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली है इन दिनों में कि अगर आपने हरमोज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो मैं आपके विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा, जो ट्रंप की एक बहुत बड़ी विफलता के रूप में माना जाता है। और ट्रंप जिसको लेके बहुत परेशान भी हैं, और चीन और ईरान इसमें काफ़ी क्लोज भी आ गए हैं। अब इससे नुकसान हमें क्या हो रहा है? देखिए, हमारी एक LNG लिक्विड नेचुरल गैस, ये एक सऊदी अरब, इराक, UAE, कतर, यहाँ से ये आती है। और लगभग 85% ये वहीं से आती है। और उसमें हरमोज एक बड़ा चैनल है। और अगर उस चैनल में युद्ध होता है तो भारत की कॉस्ट एकदम बढ़ती चली जाएगी। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये दांव पर लग रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास, जैसे चीन के पास तो लंबा पेट्रोल का भंडार रहता है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का भंडार रहता है, लेकिन भारत के अंदर जो पेट्रोल प्रोडक्ट है ये 53 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल 53 लाख मीट्रिक टन है। और ये बहुत थोड़ा है। कुछ दिन इससे खपत हो सकती है। भगवान ना करे किसी युद्ध में अगर भारत आया तो भारत से सिर्फ कुछ दिनों तक ही लड़ पाएगा, क्योंकि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल की एक ब्रांड होती है जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ दिनों का ही है। और इसीलिए लगभग 10 से 15% पेट्रोल प्रोडक्ट्स में वृद्धि अभी और भी हो सकती है अगर ये युद्ध 15-20 दिन और खिंचा। तो इसमें हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। लगभग 7 से 8% कीमतें हमारी जो छोटे जो एनर्जी सेक्टर के लोग हैं उनको ये पीड़ा दे सकता है, क्योंकि 7 से 8% की वृद्धि वहाँ पर हो सकती है, जिससे हमारा LPG सिलेंडर और महंगा हो जाएगा। क्योंकि 60% हमारी LPG इसी रास्ते से हमारे पास पहुंचती है, 60%। और उसका ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ तो लेंगे। रूस हमें मदद करने को तैयार है, लेकिन रूस से वो चीज़ आनी बहुत कॉस्टली पड़ती है। इसीलिए ये जो हरमोज को अगर हमने मैनेज नहीं कर पाए या ये युद्ध लंबा खिंचा तो हम लोगों को ये काफ़ी कुछ जो प्राइस राइज है ये देखना पड़ेगा, और उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ेगा।
एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे पास एलपीजी 1.4 लाख टन है जो अंडर द लैंड रहती है, और हमारी मांग है 80,000 टन पर डे, अगर मेरा आंकड़ा ठीक है तो 80,000 पर डे की हमारी मांग है। तो हम ये जो ज़्यादातर जो चीज़ आती है इसका 85% केवल लोगों पर खर्च करते हैं। कुल 15% हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जाता है, जो बहुत कम है, और ये बहुत महंगा होता चला जाएगा, क्योंकि जब ट्रूस का समय आया भी तो आप देखिए कि इसमें कोई बहुत फ़ायदा हमको नहीं हो पाया, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हो गए। एलपीजी में बहुत लंबी वेटिंग होने लग गई। एक और चीज़ है, जो पैसा मार्केट में आता है शेयर्स के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू या और मार्केट सिस्टम्स के थ्रू, वो एकदम कम हुआ। तो हमारे शेयर्स, हमारा बुलियन जिसमें सोना चांदी आता है, ये गिर गया। हालांकि धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है, जैसी संधि हुई लगा कि ये उठेगा, लेकिन अगर ये फिर से लड़ाई शुरू होती है, चाहे छोटी छोटी ही लड़ाई शुरू हो, तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो दुबई से ट्रेडिंग करते थे, लेबनान से जिनकी ट्रेडिंग थी, क्योंकि ये लेबनान पे भी अटैक करता है, तो वो सब धीरे 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 कम होता चला जाएगा, और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भारत और दुबई की टिकट्स मेरे ख्याल से 4 से 5 गुना ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं। तो ये हमें इससे नुकसान होगा, और साथ ही साथ एक नुकसान हमें सामाजिक स्तर पर होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो ये है कि यहाँ पर इस घटना का राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश की गई। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार की एप्ट पॉलिसी की वजह से ये फैल नहीं पाया, नहीं तो एक इंटरनल मूवमेंट और फैल जाता और उसे कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता। तो ये मूवमेंट हमने किसी भी तरीके से लेकिन गिरा दिया। अच्छा, यूरिया को लेकर मैं एक बहुत बार इसमें महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि ये यूरिया के दाम हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, और इससे हमारे कृषि क्षेत्र पर भी प्रभाव आएगा। फसल अगर महंगी होगी तो फिर आम लोगों की जेब से ही निकलेगी। तो आने वाला समय ये हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करने का है कि किसी भी तरीके से या तो हमें ये युद्ध बंद हो जाए, या हमारा कहीं कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूरिया और प्रोडक्ट्स के रूप में मिलना शुरू हो जाए। नहीं तो फसल बहुत महंगी होगी, जिसमें सब्जियां आदि भी आती हैं। तो हमारे पास लगभग ऐसी पिक्चर बन रही है कि 20 से 25% तक हमारी पॉकेट पर भार आ जाएगा, जो बहुत नुकसानदेह हो सकता है, और जिससे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। और इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, सरकार भी डायरेक्टली इसमें कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद चूना पत्थर जिप्सम, ये जो हमारा आता है, जैसे जिसको जो बिल्डिंग के कामों में लगने वाला सीमेंट है, ये बहरीन से, कुवैत से, ओमान से, सऊदी अरब से, यूएई से, इसी हरमुज़ के रास्ते ही आता है। और अगर ये आना बंद हो गया तो हमारा जो बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो या महंगे हो जाएंगे और या फिर रुक भी सकते हैं। कितने समय के लिए रुकेंगे ये पता नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आज के आप लोगों में से अगर बिल्डर्स हो तो सिचुएशन को देखकर ही नया प्रोजेक्ट शुरू करें, अन्यथा प्लॉट्स रहने दें।
उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारी ज़मीन है। तो ये सारे बातें तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ दो और महत्वपूर्ण बात है। एक, हमारे वो भाई बंधु जो लगभग 1 करोड़ के आसपास है और खाड़ी देशों में रहते हैं, और वो भाई बंधु जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स में नौकरियां करते हैं, उनके फैमिलीज वहाँ रहती हैं। यहाँ एकदम से परेशानियां उत्पन्न होने की वजह से अगर ये जनता वापस आती है, हमारे लोग हैं, आ जाएं वापस, हमको क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन जो समस्या ये है कि ये जो फॉरेन करेंसी है वो आना कम हो जाएगी, ये जो ट्रेडिंग है ये होना कम हो जाएगा, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। 8:50 तक मेरे पास का मुझे समय दिया गया था। विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं।